हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आई एम स्वप्निल रमन, योर फ्रेंड एंड मेंटोर। कुछ समय पहले हमने एक प्रॉमिस किया था दोस्तों कि हम लीगल डिस्कोर्स चैनल के यूट्यूब हैंडल को लॉन्च करेंगे फॉर द सिविल सर्विसेज एंड द लॉ एस्पिरेंट्स, पर्टिकुलरली द क्लैट एंड द जुडिशरी। आज हम फाइनली इस प्रॉमिस को डिलीवर करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस सेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको ले चलता हूं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे और लीगल डिस्कोर्स दोनों चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। जी हाँ, सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को प्रोनाउंस किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस लैंडमार्क जजमेंट को प्रोनाउंस करते समय अपने ही एक प्रीवियस जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में दिया था पीवी नरसिम्हा राव केस में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल कर दिया है। तो क्या है ये मैटर और इस मैटर की शुरुआत क्या होती है, क्या है ओरिजिन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैटर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। क्या एमपीज एंड एमएलएज अपने पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस को एंजॉय करते समय रूल ऑफ लॉ के ऊपर हैं? क्या ये लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर है? मतलब जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन के लिए लॉ अलग है और एमपीज एंड एमएलएज के लिए लॉ अलग है। अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ब्राइब लेता है तो उसके अगेंस्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं और उसको अपना जॉब भी गंवाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक एमपी या एमएलए अगर कैश लेता है और कैश के बदले अगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली में अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है, या अगर कैश ब्राइबरी लेने के बाद में अगर वो पार्लियामेंट में और असेंबलीज में अगर वोट कर रहा है, तो क्या ये एक फ्रॉड नहीं है डेमोक्रेसी पे? क्या पार्लियामेंट की और क्या आप डेमोक्रेटिक प्रोबिटी को आप वायलेट नहीं कर रहे हैं? क्या एमपीज और एमएलएज एक स्पेशल क्लास हैं? क्या ये एक प्रिविलेज क्लास है जो कि कॉमन मैन से ऊपर है, जबकि कॉमन मैन ही इन एमपीज और एमएलएज को इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम, राइट? तो 2012 की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। आप समझ गए होंगे कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर है। अब 2012 की तरफ चलिए। 2012 में क्या कुछ हुआ था? केस का नाम है सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस बेंच ने इस जजमेंट को रूल किया है। 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। इससे पहले जो पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट आया था, ये 98 का जजमेंट है। इस 98 के जजमेंट को 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रूल किया था। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो मिनिमम साइज होता है वो 5 होता है। ये क्वेश्चन कई बार क्लैट या सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी आ जाता है, जुडिशरी के एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो जो प्रेजेंट वर्डिक्ट है वो 7 जजेस का यूनानिमस वर्डिक्ट है। यहाँ पे सर्वसम्मति से यूनानिमसली जजमेंट को डिलीवर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 98 में जो वर्डिक्ट आया था ये स्प्लिट वर्डिक्ट था। ये 3:2 मेजोरिटी से आया था। अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं 2012 की तरफ, क्योंकि मैडम सीता सोरेन से जुड़ा हुआ मैटर है। तो सीता सोरेन आप देख सकते हैं इमेजेस में। तो सीता सोरेन बेसिकली झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और झारखंड मुक्ति मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी, ये एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है झारखंड में। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के वन ऑफ द फाउंडर्स हैं शिबू सोरेन, और ये उनकी डॉटर इन लॉ हैं, राइट? तो ये लेट दुर्गा सोरेन जो है उनकी वाइफ हैं ये। और मैडम के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं 2012 में। 2012 में उस समय राज्यसभा इलेक्शंस हो रहे थे। तो जब 2012 में राज्यसभा इलेक्शंस हो रहे थे तो राज्यसभा इलेक्शंस के दौरान मैडम पे एलिगेशंस लगते हैं कि मैडम ने एक पॉलिटिकल पार्टी, एक एंटिटी से एक्चुअली कैश लिया है, मैडम ने ब्राइब ली है। और ब्राइब लेने के बाद में मैडम ने क्या किया कि ब्राइब ले ली, लेकिन मैडम ने उस बंदे के या उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में जो है वो वोट नहीं दिया। मैडम ने अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के फेवर में वोट किया, लेकिन ब्राइब मैडम ने एक्सेप्ट कर ली। अब 2013 में मैडम के अगेंस्ट में चार्जेस लगते हैं। सीबीआई मैडम को फ्रेम करता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर। मैडम पहुंचती हैं झारखंड हाई कोर्ट में। मैडम ये कहती हैं कि पीवी नरसिम्हा राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में एक जजमेंट दिया था और ये जजमेंट उनको इस तरह से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि अगर वो ब्राइब लेकर के अगर वो वोट करें या फिर ब्राइब लेने के बाद में अगर वो क्वेश्चंस पूछती भी हैं असेंबली में, तो इन दैट केस उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती हैं। ऑल्दो झारखंड हाई कोर्ट इस मैटर पे मैडम को रिलीफ देने से मना कर देता है। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। 2014 में उस समय सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई थे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को लगता है कि इस मैटर में सब्सटेंशियल एंड जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं।
इसलिए ज़रूरी है कि इसका रिव्यू किया जाए प्रीवियस जजमेंट का। मैटर 2023 में, मतलब काफ़ी वक्त लगता है इस मैटर को देखिए, 2012 का मैटर है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट इसको रेफर कर रहा है लार्जर बेंच के पास में। 20 सितंबर 2023 को ये मैटर फाइनली पहुंचता है एक 7 जजेस बेंच के पास में। तो 7 जजेस बेंच इसका रिव्यू करना स्टार्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे इन्वॉल्व थे। अब इस मैटर का रिव्यू स्टार्ट होता है और जजमेंट आता है 4 मार्च 2024 को, और सुप्रीम कोर्ट पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट को फॉल्टी मानते हुए इसको ओवररूल कर देती है, राइट। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैटर की शुरुआत कब होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर है और इसकी शुरुआत 2012 में हो जाती है। क्या मैटर था, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 1998 के इस रूलिंग के बारे में कि आफ्टर ऑल 98 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट डिलीवर किया था। देखिए 1990s का जो डेकेड है बड़ा ही इंस्टेबिलिटी से भरा हुआ है, राजनीतिक असंतुलन की स्थितियों से भरा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस का सामना देश को करना पड़ा 1990s के डेकेड में। सबसे पहले अगर बात करें 21 मई 1991 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का असैसिनेशन होता है श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में। उसके बाद में 91 में कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी होता है। सेम ईयर में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो काफ़ी सीवियर था। ये इसको यहाँ से देश को बाहर निकालने का काम करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी लीडरशिप में सब कुछ होता है। उसके बाद 92 में आपको पता होगा कि 92 में बाबरी मॉस्क डिमोल्यूशन होता है। पूरे कंट्री में अलग अलग पॉकेट्स में कम्युनल राइट्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं और स्थिति काफ़ी नियंत्रण के बाहर भी चले जाती है, एक पल में वापस फिर कंट्रोल में आती है। देन जगह जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बहुत पैथेटिक सिचुएशन थी इस समय, ये 92-93 के आसपास में। उसके बाद में दोस्तों यहाँ 93 की बात है। 93 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के एक एमपी अजय मुखोपाध्याय, ये देख सकते हैं आप स्लाइड में, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। सो सीपीआई एम के एमपी अजय मुखोपाध्याय नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट करते हैं पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट में। अब देखिए यहाँ पे 90s में, यहाँ जब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था उसके बाद कंट्री में 10th जनरल इलेक्शंस कॉन्डक्ट हुए थे। 10th जनरल इलेक्शंस में, 10th लोकसभा इलेक्शंस में किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास उस समय लगभग 120 मेंबर्स थे। आईएनसी के पास लगभग 251 मेंबर्स थे उस समय, मतलब 13 कम थे मेजॉरिटी से। उस समय जो स्ट्रेंथ थी लोकसभा की दैट वाज अराउंड 528, राइट। प्रेजेंट में क्या स्ट्रेंथ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट वन, अब 93 में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट होता है तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार मेजॉरिटी में तो नहीं थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। ये बात अलग है कि ये कंट्री की ऐसी पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी जिसने कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, जैसे एलपीजी का इंट्रोडक्शन, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। साथ ही साथ में यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हैंडल किया इफेक्टिवली और गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। 1991 में 10th लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तब। उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में लगभग 120 सीट्स थी और टोटल स्ट्रेंथ हुआ करती थी उस समय लोकसभा की 528। इसका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास में 13 सीट्स कम थी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर थी लेकिन मैजिकल नंबर से 13 नंबर उनके पास में कम था। यहाँ जब 93 में अजय मुखोपाध्याय जो कि सीपीआईएम से बिलोंग करते थे, जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को इनिशिएट करते हैं उस समय इनको रेस्क्यू करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने का काम करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल फैक्शन से अजीत सिंह भी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो एब्सटेन रहते हैं और इस तरह से कांग्रेस की सरकार, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बच जाती है 93 में। और 96 में मैटर रीसरफेस होता है। 96 में सीबीआई पीवी नरसिम्हा राव और एक्यूज जो हैं उनके अगेंस्ट में केसेस रजिस्टर करती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर। ये मैटर पहुंचता है दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव और जो एक्यूज हैं वो बेसिकली डिमांड करते हैं कि एज पर आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194, ये दोनों आर्टिकल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है इस पूरे मैटर में।
तो एज पर आर्टिकल 105 दी एमपीज आर एंजॉइंग दी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो क्योंकि इनके पास में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, इसलिए उनके पास में इम्यूनिटी मिली हुई है और किसी तरह की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रजिस्टर नहीं हो सकती उनके अगेंस्ट में, इनिशिएट नहीं हो सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब वो कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई स्पीचेस डिलीवर करते हैं या फिर वो वोटिंग करते हैं, तो दैट इज अनक्वेश्चनेबल, दैट्स द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। सिमिलरली यही सेम प्रोविजंस अप्लाई होते हैं आर्टिकल 194 में एमएलएस के केस में, स्टेट असेंबलीज में। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है उनके अटॉर्नी ये आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि आर्टिकल 105 यहाँ पे इन्वोक होता है, एप्लीकेबल होता है, दैट इज इन प्ले एंड देयरफॉर यू कैन नॉट इनिशिएट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट माय क्लाइंट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 1998 में, ये एक स्प्लिट वर्डिक्ट था गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो वर्डिक्ट है ये स्प्लिट वर्डिक्ट है, ये आया है 3-2 मेजोरिटी से, जबकि प्रेजेंट जजमेंट आया है यूनानिमस। तो 3-2 मेजोरिटी से जब ये जजमेंट आया तो यहाँ पे इस जजमेंट में आप इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर लीजिए कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो है आपके सामने वो है मेजोरिटी जजमेंट, मेजोरिटी वर्डिक्ट, और दूसरा है माइनॉरिटी वर्डिक्ट, मतलब द वॉइस ऑफ डिसेंट। तो माइनॉरिटी ओपिनियन या फिर वॉइस ऑफ डिसेंट आप कह सकते हैं। मेजॉरिटी ओपिनियन को ऑथर किया था जस्टिस बरूचा ने, और साथ ही साथ में उन्होंने जस्टिस राजेंद्र बाबू के बिहाफ में भी इस जजमेंट को ऑथर किया था। तो यहाँ पे उन्होंने माना कि यस, आर्टिकल 105 जो है दैट कम्स इनटू प्ले एंड नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर और एनी कमिटी देयर ऑफ। इसका मतलब उनके पास में लीगल इम्यूनिटी है और कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस तरह से एमपीज और एमएलएस के अगेंस्ट में इनिशिएट नहीं की जा सकती है। यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं ये इनको लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। वहीं दूसरी तरफ माइनॉरिटी ओपिनियन को यहाँ पे ऑथर किया जस्टिस एस.सी. अग्रवाल ने, उन्होंने जस्टिस एस आनंद के बिहाफ में भी जो डिसेंटिंग ओपिनियन है उसको ऑथर किया यहाँ पे। और यहाँ पे जस्टिस एस.सी. अग्रवाल कहते हैं कि आप बेसिकली एक डेमोक्रेटिक फ्रॉड कर रहे हैं इस जजमेंट को डिलीवर करते समय, आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं करप्ट प्रैक्टिसेस को, और इस तरह से एमपीज और एमएलएस को आप बेसिकली एनकरेज कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में ब्राइब लें और ब्राइब लेकर के क्वेश्चंस पूछें और ब्राइब लेकर के वोटिंग करें, राइट। तो एक तरफ मेजॉरिटी ओपिनियन और दूसरी तरफ माइनॉरिटी ओपिनियन या फिर वॉइस ऑफ डिसेंट आप इसको कह सकते हैं, राइट। तो ये था पीवी नरसिम्हा राव का जजमेंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि करंट जजमेंट में क्या कुछ हुआ है, करंट जजमेंट डिलीवर करते समय क्या कुछ आर्ग्यूमेंट्स किए गए और उन आर्ग्यूमेंट्स को किस खूबसूरती से सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया, उस पर हम बात करते हैं। गाइस अब हम इस टॉपिक के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे करंट जजमेंट की क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं। सबसे पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइसिस। सो यहाँ पे एक्यूज के अटॉर्नी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइसिस, और अगर उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट को फॉलो नहीं किया देन इट वुड बी अ वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइसिस। क्या कहती है डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन कहती है दैट इट ऑब्लिगेट्स कोर्ट्स टू फॉलो हिस्टोरिकल केसेस व्हेन मेकिंग अ रूलिंग ऑन अ सिमिलर केस। तो बिल्कुल सिमिलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव केस में जजमेंट दिया था दैट एमपीज एंड एमएलएस दे एंजॉय द लीगल इम्यूनिटी, और उनके अगेंस्ट में किसी तरह की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस तरह के केसेस में इनिशिएट नहीं की जा सकती है, इसलिए उनके पास में लीगल इम्यूनिटी है और आप इस केस को रिस्पेक्ट करिए, और यहां मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में कोई केस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट सेड लुक डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइसिस इज नॉट इनफ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल डॉक्ट्रिन है और ये कोई रिजिड डॉक्ट्रिन नहीं है, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इट इज वेल विद इन द कैपेसिटी टू रिव्यू इट्स ओन वर्डिक्ट एंड टू चेंज इट्स प्रीवियस डिसीजंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस मैटर इज रूल्ड आउट, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो रूल आउट हो गया। अब दूसरा एक आर्गुमेंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग वन है, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के आर्गुमेंट्स किए गए कि लुक अगर मेरे क्लाइंट ने ब्राइब ली है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं एमएलए का। एक एमएलए है, उसका नाम है ए। तो ए ने क्या किया है, ए ने बी से ब्राइब ली हुई है और बी के बिहाफ में ए क्वेश्चंस पूछेगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो एमएलए कौन है? ए ने ब्राइब किससे ली है? बी से ब्राइब ली है। किस लिए ब्राइब ली हुई है? ताकि वो असेंबली में क्वेश्चंस पूछ सके, तो क्वेश्चंस इन रिटर्न ऑफ कैश, राइट। ऐसा ही कभी इंपॉर्टेंट केस हुआ है, एक मैडम है एक पॉलिटिकल पार्टी से, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैटर है इस समय, जानते हैं हम कहाँ का मैटर है, ये वेस्ट बंगाल का मैटर है और वेस्ट बंगाल से मैडम बिलोंग करती हैं पॉलिटिकल पार्टी से, बेसिकली तृणमूल कांग्रेस से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं किन मैडम की बात कर रहा हूँ, काफ़ी चर्चा में रही है, राइट।
तो मैडम के ऊपर भी एलिगेशंस लगे कि मैडम ने क्वेश्चंस पूछे इन रिटर्न ऑफ कैश। तो लेट्स सपोज कि एक एमएलए है ए, उसने बी से ब्राइब ली क्वेश्चंस पूछने के बदले में या वोट डालने के बदले में, लेकिन इन्होंने ब्राइब लेने के बावजूद भी इस शर्त को पूरा नहीं किया। मतलब ब्राइब ले ली लेकिन उसके बाद टाटा बाय बाय कह दिया कि ठीक है टाटा बाय बाय, हमने ब्राइब ले ली है। अब सवाल यह है कि क्या ये ब्राइबरी नहीं है? क्या आपने जो ब्राइब ली है, क्या आपने ब्राइब लेकर के अगर क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, आपने स्पीचेस डिलीवर नहीं किए हैं या आपने वोटिंग नहीं की है, तो क्या ये मैटर जो है वो ब्राइबरी का नहीं है? क्या ऐसे केसेस में ये ग्रेटिफिकेशन का मैटर नहीं बनेगा? व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड? सुप्रीम कोर्ट सेड ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी कंप्लीट द मोमेंट इलीगल ग्रेटिफिकेशन इज टेकन, राइट? तो जैसे ही आप ब्राइबरी लेते हैं, ऑफेंस जो है वो कमीशन हो जाता है और बेसिकली आपके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं, तो कोई लीगल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट कोर्ट्स एंड द हाउसेस कैन एक्सरसाइज पैरेलल जुरिसडिक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये तीसरा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सेकंड था, पहला था डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेरे डिसाइसिस, ये सेकंड था। ये तीसरा है जिसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी तो ये ठीक है, ये आप इसको बहुत सिंपली समझ सकते हैं। तीसरा देखिए, यहाँ पे आर्गुमेंट किए गए कि लोग पार्लियामेंट के पास में और स्टेट असेंबलीज के पास में अपनी अपनी प्रिविलेजेस हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान से, लाइक पार्लियामेंट के पास में, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, इनके पास अपने प्रिविलेजेस हैं एज पर आर्टिकल 105। यहाँ पे असेंबली के पास में आर्टिकल 194 के अंदर प्रिविलेजेस हैं। और प्रिविलेजेस को आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज और दूसरा होता है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस यहाँ पे कौन एंजॉय करेगा? एमपीज। लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में यहाँ पे आप लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस को भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है कलेक्टिव, द कलेक्टिव वन, एंड दूसरा आ जाएगा इंडिविजुअल वन, राइट, जो एमएलएज एंजॉय करेंगे। तो अब जैसे कलेक्टिव की बात करें तो हाउस में एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करना, देन पार्लियामेंट और हाउस की प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने की अथॉरिटी देना है या नहीं देना है, ये सब कुछ हाउस के ऊपर है। हाउस एक सॉवरेन हाउस है। हाउस अपनी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट कर सकता है, उसको रेगुलेट करने के लिए नॉर्म्स भी बना सकता है। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट किया गया कि लुक, सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर में इंटरफेरेंस करने का राइट नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट और हाउस सॉवरेन हाउस हैं। और यहाँ पे मैटर अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस का है भी, अगर लेट्स सपोज की ब्राइब ली भी गई है और अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यहाँ पे अगर हुआ भी है, तो उस केस में लोकसभा राज्यसभा के केस में जो प्रिविलेज कमेटी होती है वो एक्शन लेगी और स्टेट असेंबली के केस में जो प्रिविलेज कमेटी है वो एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस करने का कोई राइट नहीं है, यहाँ कोई पैरेलल जुरिसडिक्शन नहीं है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट आंसर्ड? सुप्रीम कोर्ट सेड लुक, इट इज टोटली अ डिफरेंट मैटर। मैटर कौन सा है भाई साहब? मैटर है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। आपने क्या कमीशन किया है? आपने ब्राइब कमीशन की है। तो क्या जो ब्राइब है, क्या जो क्रिमिनल लॉज हैं, क्या ये एमपीज और एमएलएस के लिए टोटल डिफरेंट होंगे? क्या ये डिफरेंट होंगे एमपीज और एमएलएस के लिए? ऑफ कोर्स नो। आपकी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो आप कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहां जो मैटर है वो ब्राइबरी का मैटर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कैन एंजॉय जुरिसडिक्शन इन सच केसेस। आपको अगर पनिश करना है तो आपकी प्रिविलेज कमिटी फ्री है, आप चाहें तो पनिश करिए। आप लोकसभा या राज्यसभा जो भी केस है या स्टेट असेंबली का केस है, आपको पनिश करना है, आपकी ड्यूटी, आपके पास में अथॉरिटी, आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कोर्ट ऑफ लॉ के पास पावर है क्योंकि यहां पे क्रिमिनल लॉ ब्रीच हुआ है, राइट? सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, इस तरह के सेशंस के साथ हम मिलते रहेंगे और अब ये सिलसिला जारी रहेगा इसी तरह से। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।